तेवाकाना की सबसे क्रूर और खूंखार भाड़े की सेना के कमांडर ने राजकुमारी सायंस को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उसने विवाह का प्रस्ताव रखा था, एक ऐसा समझौता विवाह जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो सकता था। लेकिन उस पत्र का 2 हफ्तों तक कोई जवाब नहीं आया। राजकुमारी सायंस यानी लायना आरसाक बार बार उस विवाह प्रस्ताव को पढ़ती रहती थी। उसके सलाहकार उसकी अनिर्णय की स्थिति को लेकर चिंतित थे। वे कहते थे कि ये कमांडर एक असली जंगली है और उसके लोग तो सम्मान का अर्थ भी नहीं जानते। उसके सबसे करीबी सहयोगी भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो ऐसा प्रस्ताव देने की जरूरत करे, ये जानते हुए भी कि राजकुमारी का पहले से एक मंगेतर है। नायिका ने दरबार के अधिकारियों से पूछा कि अगर वो इस प्रस्ताव को ठुकरा दे तो क्या किया जाए। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे सब जानते हैं कि उनका राज्य आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में असमर्थ है। कमांडर का दावा था कि आरसाक अब भी लड़ने की ताकत रखता है और वो खुद अपनी रानी के लिए मरने को तैयार है। उसने सर वेरेस से कहा कि टेवाकाना की सेना इस प्रस्ताव को लेकर 1 महीने से किले की घेराबंदी किए बैठी है और सारी आपूर्ति के रास्ते काट दिए गए हैं। उसने दुख भरे स्वर में अधिकारियों को याद दिलाया कि 2 हफ्तों के बाद आरसाक में खाने और पानी का भंडार लगभग खत्म हो गया है। नायिका जानती थी कि उसके लोग थक चुके हैं और उसके सैनिकों ने जीतने की उम्मीद छोड़ दी है। जो आक्रमणकारी किले की घेराबंदी कर रहे थे वे इस दुनिया के सबसे क्रूर और निर्दयी भाड़े के सैनिक थे। कोई भी उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा करना बेकार था। ये तो जैसे मौत को गले लगाने जैसा था। यहां तक कि पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य लेजिस भी मजबूर होकर आत्मसमर्पण कर चुका था और अपमानजनक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। टेवाकाना के लिए उस छोटे और आधे खंडहर बन चुके राज्य की घेराबंदी करना किसी कमजोर खरगोश का शिकार करने जैसा था। उनके लिए यह बस एक खेल था। लायना समझ गई थी कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं। किले के लोग भूखमरी से मरने से पहले बहुत कम समय बचा था। नायिका ने घोषणा की कि वो टेवाकाना के कमांडर का प्रस्ताव स्वीकार करेगी। उसके सलाहकार ये सुनकर दंग रह गए और गुस्से से भर उठे। वे कहने लगे कि वो बहुत लापरवाही कर रही है और उसे ये भी नहीं पता कि वो किस तरह के राक्षस से सामना करने जा रही है। लड़की ने कहा कि उसने उसके बारे में काफी अफवाहें सुनी हैं, जिनमें से कुछ तो सच में डरावनी है। कहा जाता है कि वो औरतों की बजाय मर्दों को पसंद करता है। राजकुमारी की एक सहायक ने समझाया कि जो औरतें उसके साथ रात बिताती थीं, वे जिंदा नहीं बचती थीं। उसकी क्रूरता के आगे वे टिक नहीं पाती थीं। सर वेरोस चिल्ला उठा कि राजकुमारी आखिर इस तरह के आदमी से शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती है, जब उसके साथियों की लाशें बिस्तर पर ही मिलती हैं। लाइना ने कहा कि उसे पता है ये लोग राक्षस हैं, लेकिन कोई भी आदमी जो ऐसे इरादे रखता हो वो शादी का प्रस्ताव नहीं देता। नायिका को लगा कि वो डाकू कमांडर उसे मारने का इरादा नहीं रखता। उस आदमी ने फिर भी उसे दोबारा सोचने की सलाह दी। उसे लॉर्ड फेल्टर ही याद दिलाई, जो शार्क किंगडम से मदद लेने गया था। वही उसका सच्चा प्यार था, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा मानती थी और अपनी आंखों के तारे की तरह उसकी रक्षा करती थी। लड़की ने याद दिलाया कि उसने 10 दिनों में लौट आने का वादा किया था, लेकिन अब उससे कहीं ज्यादा वक्त बीत चुका था। तब से फेल्टर परिवार बस खामोश बैठा तमाशा देख रहा था। सर वेरेस ने बताया कि वे नाका के सबसे ताकतवर परिवार हैं और उनसे रिश्ते तोड़ना आसान नहीं है। राजकुमारी लायना ने कहा कि अब वो इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती। अब और इंतजार नहीं हो सकता। उसने घोषणा की कि आरसाक की उत्तराधिकारी होने के नाते उसे अपने लोगों और अपने राज्य को बचाने के लिए कीमत चुकानी ही होगी। 1 घंटे बाद किले की दीवारों के पास एक बातचीत के लिए तंबू लगाया गया, लेकिन भाड़े के सेनापति की कुर्सी अब तक खाली थी। सर वेरेस गुस्से में था कि इतनी अहम मुलाकात के लिए कोई देर कैसे कर सकता है। उसने कहा, लगता है इन लोगों को शिष्टाचार का कोई अंदाजा नहीं। राजकुमारी ने कहा, अच्छा ही है, इससे उसे मानसिक रूप से तैयारी करने और सब सोचने का समय मिल गया। लॉर्ड टेवाकान, जो पूरे महाद्वीप की सबसे ताकतवर सेना का कमांडर था, कहा जाता है वो एक युद्ध देवता और एक नश्वर औरत के संबंध से जन्मा था, जिसे उसने अपनी शक्ति से मोहित किया था। किंवदंती थी कि मृत्यु देवता ने उस नवजात पर शाप दिया था, जिससे धरती ने उसके शरीर को ठुकरा दिया और उसे अनंत युद्धों में जीने और कभी न मरने की सजा मिली। लायना ने सोचा कि इतने निर्दयी व्यक्ति के सामने उसे किसी भी हालत में अपना डर जाहिर नहीं करना चाहिए। तभी सर वर्ज ने कहा कि उसने घोड़ों के हिनहिनाने, लोगों के चिल्लाने और तलवारों की टकराहट की आवाजें सुनी हैं। उसे लगा ये युद्ध की आवाजें हैं और शायद लॉर्ड फेल्टर लौट आया है और टेवाकान की सेना से लड़ रहा है।
लड़की को राहत मिली कि शायद उसका राज्य बच गया है और उसे वो भयावह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। सलाहकार ने भी राहत की सांस ली, लेकिन कहा कि उन्हें तुरंत सुरक्षित जगह जाना चाहिए। कुछ दूरी बनाकर स्थिति को शांति से समझना जरूरी है, क्योंकि भाड़े के सैनिक फिलहाल व्यस्त हैं। राजकुमारी और सर वेरेस निकलने ही वाले थे कि अचानक एक आदमी तंबू में घुसा और तेज रोशनी फैल गई। उसने देरी के लिए माफी मांगी। राजकुमारी उसकी ऊंचाई, चौड़े कंधे और मजबूत शरीर को देखकर दंग रह गई। लायना ने सोचा, ये खुरदुरा और खून से लथपथ आदमी सच में युद्ध देवता का नाजायज पुत्र ही होगा। लड़की खुद से सोच बैठी कि उसकी कठोर और गंभीर छवि के बावजूद वो बेहद आकर्षक है। उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने थे, लेकिन अब सब सुलझ गया है। फिर उसने राजकुमारी को बैठने का निमंत्रण दिया। लायना ने खुद को संयत रहने की ताकीद दी कि सिर्फ इसलिए कि वो बाहर से जंगली नहीं दिखता, इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरनाक नहीं है। राजकुमारी ने कहा उसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन वो जानना चाहती है कि उसने उसे इंतजार क्यों करवाया। उसने कहा कि रास्ते में दुश्मनों के हमले के कारण देर हुई। नायिका ने सोचा कि शायद सच में मददगार सेनाएं पहुंच गई हैं। वो मन ही मन खुश हुई, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने कहा कि चाहो तो मीटिंग बाद में रख सकते हैं, क्योंकि अभी तुम्हारे पास और भी जरूरी काम होंगे। लेकिन उसने कहा इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि सब काम पहले ही निपट चुके हैं। फिर उसने अपने सहायक को कुछ लाने के लिए कहा। जब सहायक ने मेज पर एक खून से सनी तलवार रखी तो उसकी नजर पड़ते ही लायना समझ गई कि ये लॉर्ड फेल्टर की तलवार है। उसे एहसास हुआ कि उसका प्रेमी बचाने आया था, लेकिन मारा गया। लॉर्ड ने कहा कि ये सबूत है कि उसने अपने सारे काम खत्म कर लिए हैं और अब सीधा मुद्दे पर आना चाहता है। उसने लड़की से पूछा कि तुम्हारा जवाब क्या है। नायिका का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की। वो उसे शिष्टाचार की याद दिलाना चाहती थी कि किसी प्रस्ताव पर चर्चा करने तलवार लेकर आना ठीक नहीं माना जाता। उस आदमी ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और तलवार को इतनी ताकत से जमीन में दे मारा कि वो आधी धंस गई। उसने कहा कि उसका मकसद राजकुमारी का अपमान करना नहीं था, बस ये दिखाना था कि वो आदमी जिसकी वजह से वो ना कह सकती थी, अब रास्ते से हट चुका है। तब लायना को समझ आया कि उसने उसे कम आंका था। वो सिर्फ शादी नहीं करना चाहता, वो सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहता है। उसका इरादा पूरे नौक राज्य को निगल जाने का है। वो एक शिकारी जानवर की तरह था जो शिकार को निगलने से पहले उसके साथ खेलता है। लायना जानती थी कि उसे किसी तरह इस सगाई को खत्म करना है और युद्ध छेड़ने से बचना है। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि ये आदमी उसके झूठ पर विश्वास कर ले। उसने कहा कि उसने पहले ही अपने प्रेमी के साथ रात गुजारी थी। फिर उसने आखिरी वार किया और कहा कि वो लॉर्ड फेल्टर के बच्चे की मां बनने वाली है। सर वेरा उसके शब्दों से सन्न रह गया, लेकिन लायना मुस्कुराई और बोली, अब भी इस शादी पर अड़े रहना चाहते हैं मेरे स्वामी। लायना ने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ पत्नी नहीं चाहिए, बल्कि शादी के जरिए नौक पर नियंत्रण चाहिए। उसने चेतावनी दी कि चाहे इस शादी का जो भी परिणाम हो, मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा नौक का अगला शासक होगा, और अगला शासक टिवाकान के खून का नहीं होगा। ये कीमत आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है मेरे स्वामी। वो राजकुमारी की ओर मुड़ा और बोला कि अगर तुम इस बच्चे के सिंहासन के अधिकार को मान लो तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। ये सुनकर वो चौंक गई। उसने कहा कि जो होना है वो होगा, लेकिन अब से वे सिर्फ उसके रहेंगे। बातचीत के बाद लॉर्ड टिवाकान ने उसे साथ चलने का प्रस्ताव दिया और अपने घोड़े पर चढ़ने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। लायना ने कहा कि वो ऐसी औपचारिकताओं की आदी नहीं है और उसका सहारा लेने से मना कर दिया। उसने वादा किया कि अब से वो ये बदल देगा। उसके आत्मविश्वास ने लायना को थोड़ा प्रभावित किया और उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने उसके भरोसे के लिए उसे धन्यवाद कहा और सुझाव दिया कि दोनों इस रिश्ते को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। उसी पल उसने लायना के हाथ पर एक छोटा सा घाव देखा, लेकिन उसे अनदेखा किया। उनकी विदाई एक लंबे गर्मजोशी भरे चुंबन के साथ खत्म हुई, जिसमें अधिकार की आग झलक रही थी। लायना वहां से चली गई और तभी कमांडर का सहायक भड़क उठा कि स्वामी ने एक गर्भवती राजकुमारी से शादी करने के लिए क्यों हाँ कह दी। उसने याद दिलाया कि उनका लक्ष्य खून खराबे से बचना और नौक पर अधिकार करना था, लेकिन ये कीमत बहुत ज्यादा थी। स्वामी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, नौक पर नियंत्रण पाना हमेशा से मेरा असली मकसद रहा है। सहायक उसकी साफ स्वीकारोक्ति सुनकर चौंक गया। वर्मोंट ने कहा कि उन्हें इस सौदे से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि एक नाजायज बच्चे के साथ सब कुछ अराजक हो जाएगा।
तब लॉर्ड ने झटके से कहा कि रानी को पाना अब बेहद जरूरी है। उसका सहायक ये अचानक बदलाव देखकर हैरान रह गया। उसे याद आया कि लॉर्ड टेवाकान हमेशा औरतों से ठंडा व्यवहार करता आया था। उसकी बेरुखी की चर्चा पूरे राज्य में थी। लॉर्ड ने कहा कि वो समझता है कि अगर उसकी महारानी का दिल पहले ही किसी और के पास है तो वो उसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उसने कहा कि वो उस बच्चे को लेकर नहीं मरेगा। वर्मोंट ने हंसते हुए कहा कि तो अब आप प्यार के नाम पर खेल रहे हैं। ये आत्मविश्वास तो उसी पुराने प्रेम की महक दे रहा है जो शायद बहुत पहले शुरू हुआ था। लॉर्ड ने कहा, मैं तो बस वही वापस ले रहा हूँ जो पहले से मेरा था। सहायक ने सिर खुजलाया और उलझन में पूछा, क्या वो नॉक के सिंहासन की बात कर रहा है? लेकिन आखिर इसमें पेच क्या है? तभी लॉर्ड टेवाकान ने उसे चुप करा दिया और कहा कि अपनी नाक वहां मत घुसाओ जहां उसकी जरूरत नहीं। जब मुझे सही लगेगा तब मैं सब बता दूंगा। उधर लायना आरसाक डूबते सूरज को देख रही थी। उसके मन में अपने प्रेमी की यादें उमड़ आईं। उसे याद आया जब फेल्टर ने कहा था कि वो उस पर भरोसा करे। उसने उससे अपने सच्चे इरादों पर विश्वास करने की विनती की थी। भले ही उसके चाचा ने उस सगाई के लिए दबाव बनाया था, वो याद उसे रुला गई। उसे याद आया कि उसने कहा था, चाहे जितना भी वक्त लगे वो उसका दिल जीत कर रहेगा। लायना ने मन ही मन अलविदा कहा, ये उम्मीद करते हुए कि अगले जन्म में उसे कोई ऐसा मिले जो उसे उतना ही गहराई से प्यार करे। उसने अपने मंगेतर को कभी एक चुंबन से आगे नहीं जाने दिया। उनका रिश्ता पूरी तरह राजनैतिक था। फेल्टर परिवार ने सत्ता के लिए ये शादी तय की थी और लायना ने भी उनके प्रभाव का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया था। अब भी वो अपने मरे हुए मंगेतर के नाम का सहारा लेकर सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन में डर था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे धोखा दे पाएगी जिसकी निगाहें किसी शिकारी की तरह ठंडी और भयानक थीं। तभी सर मलो की आवाज ने उसके विचारों को तोड़ा। उसने माफी मांगते हुए उसे अपनी रिपोर्ट जारी रखने को कहा। उसने बताया कि शहर में 3 महीने के लिए आवश्यक राशन का भंडार फिर से भर दिया गया है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे खर्चे में भारी कटौती करनी पड़ी। ये सुनकर राजकुमारी ने राहत की सांस ली। अब उसके पास 3 महीने का समय था। सलाहकार ने कहा कि अब उसे जिद छोड़कर टैक्स बढ़ा देना चाहिए। लायना ने कहा कि 20 साल से चली आ रही सूखा एक रात में खत्म नहीं होगा। वो अपने लोगों पर और बोझ नहीं डालना चाहती। सलाहकार ने कहा कि टैक्स बढ़ाने से हालात सुधर जाएंगे। लायना को उसकी बात में कुछ सच्चाई लगी, क्योंकि राज्य की आय हर साल घट रही थी और व्यापारिक सौदे भी काम नहीं आ रहे थे। राजकुमारी खुश थी कि उसने लॉर्ड का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सर मलो ने कहा कि उसने जल्दबाजी में फैसला किया है और पहले फेल्टर परिवार से सलाह लेनी चाहिए थी। लायना झुंझलाकर बोली कि वो उन्हें केवल अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए संपर्क करेगी, इसमें कोई शक नहीं। सर मलो ने कहा कि शाही परिवार को शोक मनाना चाहिए क्योंकि मरा हुआ युवक फेल्टर परिवार का उत्तराधिकारी था। लायना ने कहा कि ऐसा करना उसके वर्तमान मंगेतर को नाराज कर सकता है, इसलिए पहले उससे बात की जानी चाहिए। सलाहकार ने झल्लाते हुए कहा कि एक जंगली के एहसास की परवाह कौन करता है। उसने जोड़ा कि ग्रैंड चांसलर ये सुनकर भयभीत हो जाता। राजकुमारी के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ग्रैंड चांसलर लिंडन फेल्टर इस समय क्रोध से जल रहा होगा। वो अपने भतीजे की शादी राजकुमारी से कराकर राज्य पर अधिकार चाहता था, लेकिन अब उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी थीं। लायना अंदर ही अंदर गुस्से में जल उठी, क्योंकि वो आदमी पहले ही उसके देश से सब कुछ छीन चुका था और अब भी संतुष्ट नहीं था। राजकुमारी ने कहा कि अगर सर मलो की रिपोर्ट खत्म हो गई हो तो दस्तावेज मेज पर रखकर चले जाएं। सलाहकार जाते हुए बोला कि फेल्टर परिवार पीढ़ियों से नाकाम से जुड़ा रहा है और उनके हितों की अनदेखी राज्य और खुद राजकुमारी दोनों के लिए भारी पड़ेगी। जब राजकुमारी अकेली रह गई तो उसे एहसास हुआ कि शोक के बीच भी वो राजनीति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही। उसने घड़ी की ओर देखा और समझ गई कि मरे हुए लॉर्ड फेल्टर का शव अब किसी भी वक्त किले में पहुंचने वाला है। लायना ने सोचा कि उसे सुबह तैयार होना चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आया कि लॉर्ड टेवाकन खुद बॉडी ट्रांसपोर्ट दल के साथ आने वाले हैं। उसने सोचा उसे अपने नए मंगेतर से ठीक तरह से मिलना चाहिए। राजकुमारी हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो कितनी दोर्री और खुद में खोई हुई इंसान है। लायना जानती थी कि वो अब भी किसी दूसरे आदमी को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका मंगेतर कई दिन पहले मर चुका था। राजकुमारी के कमरे में दाई आंसू रोकते हुए बोली कि उसने सबसे खूबसूरत कपड़े ला दिए हैं, लेकिन उसे शक था कि वे जंगली लोग किसी अच्छे स्वागत के लायक भी हैं या नहीं।
लायना ने पलटकर कहा कि उसे नियमों का पालन करना है और बाहरी दिखावा बनाए रखना है। नौकरानी ने विनती की कि वो बहुत सज धज कर ना जाए, वे जंगली लोग ऐसी सुंदरता देखने के लायक नहीं हैं। उसने याद दिलाया कि वही हत्यारे उसकी महारानी के प्रेमी की जान ले चुके हैं। राजकुमारी ने कहा कि वो समझती है मैडम फ्लोम क्यों ऐसा सोचती हैं, लेकिन अब वो लॉर्ड टिवाकन से सगाई कर चुकी है। उसने समझाया कि अपने भावी पति के सामने अपने पुराने प्रेमी की बुराई करना असभ्य और अनादरपूर्ण होगा। फिर राजकुमारी लायना ने एक ऐसा रहस्य बताया जो किसी को नहीं पता था। उसने घोषणा की कि वो गर्भवती है। ये सुनकर मैडम फ्लॉम का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। लायना ने दाई को शांत रहने को कहा और पूछा कि उसका पेट दिखने में कितना समय लगेगा, लेकिन तभी बाहर से आवाज आई कि टिवाकन की भाड़े की सेना का कमांडर अभी अभी किले के दरवाजे पर पहुंचा है। नागम के ऊपर सूरज चमक रहा था और आरसाक की हवेली पर 6 ताबूत उतारे जा चुके थे। लायना के मन में सवाल उठा कि क्या उसके मंगेतर का पहला तोहफा लाशें ही होंगी। लॉर्ड टिवाकना के सहायक ने ध्यान दिया कि शवों का अपमान नहीं किया गया था और उन्हें सम्मान पूर्वक ताबूतों में रखा गया था। उसकी महारानी को धन्यवाद दिया गया कि उन्होंने शहीदों को सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाया। लॉर्ड राजकुमारी के पास आया और कहा कि एक और दिन बीत गया, लेकिन सगाई की शर्तें अब तक तय नहीं हुई। उसने दबाव डालते हुए कहा कि विवाह की शर्तें अभी तय कर लेनी चाहिए। लायना ने सुझाव दिया कि वे सब कॉन्फ्रेंस हॉल में चलें। फ्रैमोस ने बताया कि दोनों परिवार चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। उसने कहा कि सर्दियां आने वाली हैं और लॉर्ड टिवाकना की सेना को अपना शिविर समेटकर ठंड से बचने के लिए ठिकाना ढूंढना होगा। उस युवा व्यक्ति ने यह भी जोड़ा कि शादी जल्दी करने से महारानी के बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। सर मिशलो बच्चे की बात सुनकर हैरान रह गया। वो जानता था कि राजकुमारी कभी लॉर्ड फेल्टर के साथ नहीं रही थी। उसने पूछा कि ये बच्चा किसका है। राजकुमारी ने कहा ये मेरा है। उसी वक्त लॉर्ड टिवाकन ने कहा कि ये बच्चा उसका भी है। उसी पर लायाना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे डर था कि वो उसकी इज्जत पर झूठा आरोप लगाएगा, लेकिन उसने कहा कि वो बच्चे को अपना मानेगा और उसके नाम से सिंहासन के अधिकार की रक्षा करेगा। लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन सर मिशेला गुस्से से भर गया और पूछा कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। लायाना जानती थी कि वो इस वक्त बहुत लापरवाही कर रही है, लेकिन अब पीछे लौटना संभव नहीं था। वो डर रही थी कि जब वो निर्दयी लॉर्ड सच्चाई जान जाएगा कि उसे झूठ कहा गया है तो क्या करेगा। अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो सही समय पर गर्भपात का झूठ गाड़ दे या फिर जल्द से जल्द लॉर्ड के साथ सोकर एक झूठी संतान का भ्रम पैदा कर दे। समस्या ये थी कि उसे एक अनुभवी स्त्री होने का अभिनय करना पड़ेगा और अपनी पहली रात की पीड़ा चुपचाप सहनी पड़ेगी। लायाना को चिंता थी कि वो आदमी सब समझ न जाए और जान ले कि कोई बच्चा था ही नहीं। फ्रैमोस ने सारांश में कहा कि शादी 2 हफ्तों के अंदर होनी चाहिए, वरना राजकुमारी की हालत छिपाना मुश्किल हो जाएगा। सर मिशलो ने विरोध किया कि 2 हफ्ते बहुत कम हैं, यहाँ तक कि शादी का जोड़ा तैयार करना भी असंभव होगा। लॉर्ड ने कहा कि राजकुमारी को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो खुद कपड़ों और सारे इंतजाम की जिम्मेदारी लेगा। उसने पूछा कि क्या कोई और वजह है जिसकी वजह से वो शादी टालना चाहती है। राजकुमारी डर के मारे सच्चाई नहीं कह सकी और जल्दी में बोली कि जोड़ा ही एकमात्र समस्या नहीं है। उसने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लायाना ने जोड़ा कि इतने कम समय में वे शादी की तैयारी के लिए धन नहीं जुटा पाएंगे। लॉर्ड ने कहा कि अगर समस्या सिर्फ पैसे की है तो ये आसानी से हल हो सकती है। उसने फ्रामोस को आदेश दिया कि संदूक ले आओ। उसके सहायक ने बताया कि सोने के सिक्के साथ लाए गए हैं। उसने कहा कि उम्मीद है ये तोहफा ताबूतों से बेहतर साबित होगा। राजकुमारी और उसके सलाहकार सोने के उस संदूक को देखकर हैरान रह गए। फ्रामोस ने बताया कि विवाह अनुबंध के अनुसार नाच का सिंहासन उसी बच्चे को मिलेगा जिसे महारानी जन्म देंगी। साथ ही टिवाकन हाउस आर्ट्स की निष्ठा की शपथ लेगा और उनकी रॉयल गार्ड में शामिल होगा। सर मिशलो ने विरोध किया कि टिवाकन की सेना को रॉयल गार्ड बनाना बहुत महंगा पड़ेगा और ये सोना उन खर्चों को पूरा नहीं कर पाएगा। फेरोस ने तुरंत कहा कि मेरे लॉर्ड खुद उन खर्चों को भी वहन करेंगे। लड़की अब भी समझ नहीं पा रही थी कि वो इतना उदार क्यों बन रहा है। अगर टिवाकन के योद्धा शाही परिवार में शामिल हो जाएं, तो नाक राज्य 5 साम्राज्यों में सबसे मजबूत किला बन जाएगा। लायाना ने कहा कि लॉर्ड ने शादी का पूरा खर्च उठाया है और देश को एक उजला भविष्य दिया है जिस पर भरोसा किया जा सके। उसने राजा के सिंहासन के दावे को मान्यता देने और हाउस आरसाक की विष्ठा की शपथ लेने का वादा किया था।
उसकी महारानी ने कहा कि मेरे लॉर्ड को इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वो अपनी प्रतिष्ठा मिटा देंगे। उसने कहा कि उसे इस पर यकीन नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए निश्चित ही इसके पीछे कोई मकसद है। लॉर्ड ने कहा कि उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। लायाना ने कहा कि नाग को किसी ताकतवर सहारे की जरूरत नहीं, आखिर कौन दिवालिया जमीनों पर कब्जा करना चाहेगा। उसने बात पलटते हुए राजकुमारी के पुराने मंगेतर लॉर्ड फेल्टर का जिक्र किया और कहा कि शायद कुछ लोग अब भी उन जमीनों को चाहते हों, चाहे वो नाग के लिए हो या खुद राजकुमारी के लिए। फेरोस ने कहा कि वो उनकी खामोशी को सहमति मानेगा और राजकुमारी के सलाहकारों को बाहर जाकर अनुबंध की शर्तें तय करने को कहा। अब उसकी महारानी और लॉर्ड टिवाकन अकेले रह गए। उसे लगा जैसे ये कमरा उसे कुचल रहा हो, वो किसी भी पल दम घुटने से गिर पड़ेगी। लायाना ने सोचा कि शायद ताजी हवा लेने से अच्छा लगेगा। वो किले के पिछवाड़े के बगीचे की ओर चल पड़ी। किसी अतिथि को अकेला छोड़ना शिष्टाचार के विरुद्ध था, इसलिए उसने मेयॉर्ड से साथ चलने को कहा। उस आदमी ने सहमति जताई और अपना मुड़ा हुआ हाथ आगे किया ताकि राजकुमारी उस पर सहारा लेकर चल सके। लड़की हैरान रह गई कि ये जंगली और खूनी व्यक्ति एक सच्चे सज्जन की तरह बर्ताव कर रहा था। लायाना को ऐसा लगा जैसे वो किसी विशाल भालू के साथ टहल रही हो। वो आदमी बहुत ऊंचा और ताकतवर था। उसने देखा कि राजकुमारी के हाथ की चोट और बिगड़ गई है और समझ गया कि उसने उसका इलाज नहीं करवाया। उसने तय किया कि अब से वो खुद उसका ध्यान रखेगा और उसकी हर चोट को अपनी आंखों से देखेगा। फिर वो झुककर उसकी हथेली पर बने घाव को चूमने ही वाला था कि लायाना झट से पीछे हट गई और बोली, मैं ठीक हूँ, ठीक है। लायाना ने कहा कि वे चलना जारी रखें, लेकिन भीतर से उसे ये बहुत विडंबनापूर्ण लगा कि लॉर्ड टिवाकन उसे आत्म देखभाल का पाठ पढ़ा रहा था, जबकि वही इस वक्त उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। दोनों बगीचे तक पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ सूखे पेड़ और मरे हुए पौधे मिले। लायाना ने खुद को कोसा कि वो उन्हें यहाँ क्यों लाई और मन ही मन प्रार्थना की कि लॉर्ड टिवाकन इसे अपने अपमान के रूप में ना ले। उसे याद आया कि ये बगीचा कभी देश का गर्व हुआ करता था और अब यही सब कुछ बचा था जो वो लॉर्ड टिवाकन को दिखा सकती थी। उसने चाहा कि वो खुद समझ जाए कि ये जगह उसके समय के लायक नहीं है। लॉर्ड टिवाकन ने राजकुमारी के चेहरे पर आई उदासी देखी कि क्या बात है। वह बुदबुदाई कि उसे इस उजड़े हुए बगीचे में नहीं लाना चाहिए था। उसने जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आखिर राजकुमारी तो यहाँ है। ये सुनकर रायना चौंक गई क्योंकि उसने उससे इतना फ्लर्टी जवाब की उम्मीद नहीं की थी। तभी लॉर्ड टिवाकन ने उसे पास खींच लिया। वो अचानक उसके ऊपर गिरा और लायना ने देखा कि उसके कंधे में दुश्मन का तीर धंसा हुआ है। उसके सैनिक दौड़ते हुए आए और पूछा कि लॉर्ड ठीक है या नहीं। उस आदमी ने आदेश दिया कि जिसने तीर चलाया है उसे जिंदा पकड़ कर लाओ। उधर तीरंदाज मुस्कुराते हुए छिप चुका था और चारों ओर फैली अफरा तफरी और चीखों का मजा ले रहा था। महारानी ने लॉर्ड टिवाकन से पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है और क्या वो गंभीर रूप से घायल हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन इतनी बड़ी जोखिम लेकर ये हमला करेगा और नाका की मेहमान नवाजी की प्रतिष्ठा पर दाग लगाएगा। वो डर के मारे कांपने लगी और जल्दी से बोली कि नाका का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। लायना ने पूछा कि वो उसकी मदद कैसे कर सकती है, लेकिन लॉर्ड ने कहा कि वह खुद राजकुमारी की सहायता करेगा। उसने उसका हाथ पकड़कर उठाया, लेकिन महारानी ने विरोध किया क्योंकि दोनों में से लॉर्ड ही घायल था। लॉर्ड ने माना, लेकिन कहा कि राजकुमारी पत्ते की तरह कांप रही है और किसी भी पल बेहोश हो जाएगी। दोनों करीब थे, इसलिए गलती से लॉर्ड का शरीर उसके कुछ संवेदनशील हिस्सों से छू गया और वह शर्मा गया। उसने कहा कि उन्हें वापस इमारत के अंदर चलना चाहिए क्योंकि वहां ज्यादा सुरक्षित रहेगा। वह उसका हाथ पकड़कर सहारा देते हुए वापस चला। फुरमन ने हंसते हुए अपने लॉर्ड से कहा कि आप तो तीर भी पकड़ लेते हैं। लॉर्ड टिवाकन ने उसकी व्यंग्य भरी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फुरमन की जबान चलती रही। वह कहने लगा कि तीरंदाज की नजर तो बाज जैसी रही होगी जो सीधे लॉर्ड को ही लगा। तब लॉर्ड टिवाकन ने तंग आकर आदेश दिया कि फरमोस अब चुप हो जाए। उसने राजकुमारी से कहा कि वह बैठ जाए क्योंकि वो बमुश्किल खड़ी रह पा रही है और लग रहा है कि किसी भी वक्त गिर जाएगी। राजकुमारी ने कहा कि वह ठीक है और पूछा कि लॉर्ड की चोट कितनी गंभीर है। लॉर्ड के निजी सहायक ने बताया कि तीर किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर नहीं लगा, लेकिन वह गहराई तक धंसा है। उसने कहा कि घायल कंधा बहुत दर्द करेगा और लॉर्ड को बुखार आ सकता है। अगर तीर की नोक में जहर था तो मामला और गंभीर हो जाएगा। सर ने घोषणा की कि किले के पहरेदार हमलावर को जरूर ढूंढ निकालेंगे और अगर तीर जहरीला हुआ तो वे जल्द ही लॉर्ड टिवाकन के लिए इलाज ढूंढ लेंगे। फेरोस ने कहा कि उसे कोई शक नहीं कि जिसने लॉर्ड पर हमला किया है वह पकड़ा जाएगा, लेकिन असली समस्या वो नहीं है, असली समस्या उसका मालिक है।
उसने कहा कि वह ये मानना नहीं चाहता कि ये तीर नाका की असली नीयत दिखाने के लिए चलाया गया था। सर वेयर्स को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चिल्लाने लगे और बोले कि जो लोग हत्या जैसे नीच काम के बारे में सोच भी रहे हैं उनमें जरा भी सम्मान नहीं है। महारानी ने उसे चुप रहने का आदेश दिया और कहा कि नाका में ऐसे लोग हैं जो इस विवाह के खिलाफ हैं, लेकिन वे पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उसने स्वीकार किया कि उसके देश का सबसे बड़ा सपना शांति है और कोई नहीं चाहता कि ये विवाह समझौता टूटे। लॉर्ड टेवाकन ने घोषणा की कि वो भी यही चाहता है। उसकी नीयत अब भी वही है। फेरमोस ने लॉर्ड को सूचित किया कि अगर अनुमति मिले तो वो ये जांच टेवाकन की सेना को सौंपना चाहता है ताकि वे खुद तीर चलाने वाले को ढूंढ सकें। सर वेयर्स फिर भड़क गए और बोले कि जब आरसाक की सेना पहले से इसकी जिम्मेदारी संभाल रही है तो इसे सौंपने की क्या जरूरत है। लॉर्ड के सहायक ने कहा कि इसे निजी तौर पर न लें। टिवाकन की सेना अपने कमांडर पर हमला करने वाले को ढूंढना अपना कर्तव्य समझती है। सलाहकार ने राजकुमारी से कुछ करने को कहा और वो सोचने लगी कि क्या उसका विवाह हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। लॉर्ड टिवाकन को उसके घाव से तेज बुखार हो गया था। राजकुमारी अपने नए पति के बिस्तर के पास हर समय बैठी रही। दाई ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे भी आराम करना चाहिए। उसने कहा, इतने तेज बुखार में तो उन्हें याद भी नहीं रहेगा कि आप यहाँ थीं। लड़की ने जवाब दिया कि उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, अब पीछे हटने का समय नहीं है। उसने देखा कि लॉर्ड के शरीर पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं और डॉक्टर सही थे, ये बुखार मुश्किल से उतरेगा। लाइना को याद आया कि चोट लगने के बाद भी लॉर्ड कितने शांत थे। उसी ने उसे भरोसा दिया था कि सब ठीक होगा, लेकिन अब उसने समझा कि वो शांति आदत की थी, क्योंकि ये आदमी दर्द सहने का आदी था। उसके शरीर पर बने पुराने निशान बता रहे थे कि उसने बहुत कुछ झेला है। लाइना ने मैडम फ्लोम को रुमाल दिया और कहा, उसका पसीना पोंछो। दाई ने सांस लेते हुए कहा कि जब आप उसे छू भी नहीं सकती तो उससे शादी कैसे करेंगी। नायिका ने धीमे से कहा, शांत रहो, वो यही है। उसने समझाया कि बात ये नहीं है कि मैं उसे छू नहीं सकती, बस मुझे लगा मैडम फ्लोम ये काम बेहतर कर लेंगी। फिर उसने कहा, पानी और तौलिया लाओ, मैं खुद करूंगी। लाइना ने गीले तौलिए से उसका शरीर पोंछा। हर स्पर्श पर उसकी त्वचा सिहर उठती थी, लेकिन दिल के भीतर कुछ और भी जाग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे अपने मंगेतर से नफरत है या नहीं। किसी वजह से ये आदमी उसके अंदर भावनाओं का तूफान खड़ा कर देता था और वो खुद भी नहीं समझ पाती कि उसमें ऐसा क्या है जो उसे बेचैन करता है। अचानक लॉर्ड ने आंखें खोलीं और कहा, अगर राजकुमारी को मेरा स्पर्श असहनीय लगता है तो उसे साफ बताना चाहिए कि असल में उसे क्या परेशान कर रहा है। महारानी हक्की बक्की रह गई। उसने समझा कि लॉर्ड सो नहीं रहे थे और सब सुन चुके थे। नायिका ने पूछा कि वो कितनी देर से जाग रहे हैं और कितना सुना है। लॉर्ड ने कहा कि उसने वो हिस्सा सुना जहां राजकुमारी ने माना कि उसका स्पर्श उतना असहनीय नहीं जितना उसने कहा था। वो बोला, शायद बुखार की वजह से उसका दिमाग उलझा हुआ है, लेकिन वो कुछ आजमाना चाहता है। उसने धीरे से अपना हाथ राजकुमारी के चेहरे पर रखा और कहा कि वो जानना चाहता है कि उसकी सीमा आखिर कितनी है। राजकुमारी ने चेहरा झटके से पीछे खींचा और कहा कि मेरे लॉर्ड को तेज बुखार है, उन्हें बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहिए, बस आराम करना चाहिए। लॉर्ड ने कहा कि उसकी महारानी ठीक कह रही है, वो वाकई कमजोर महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे कुछ जांचना जरूरी लगा। उसने उसकी होठों पर उंगली रखी और पूछा कि क्या ये स्पर्श उसके लिए सहनीय है। फिर उसने उसका बालों में हाथ फेरा और पूछा कि क्या वो इससे असहज है। इसके बाद लॉर्ड ने अपनी उंगलियां उसकी गर्दन तक सरकाईं। तब लड़की ने हांफते हुए कहा कि बस बहुत हुआ और उसका हाथ झटक दिया। उसने गुस्से में पूछा कि और कितनी जांच करनी है। आखिर उसने प्रस्ताव तब दिया था जब वो अपने मंगेतर के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रही थी। लाइना गुस्से में भर उठी कि लॉर्ड टिवाकन इन हालात में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उनसे वैसे ही भावनाएं रखें जैसे प्रेमियों के बीच होती हैं। वो बोला कि अभी बुखार की वजह से दिमाग साफ नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि मैं अपनी दुल्हन किसी और को नहीं सौंपूंगा। उसने लाइना का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा कि शायद ये सब हरानी के लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। उसने कहा हाँ, और वो बोला कि तुम हमेशा मना नहीं कर सकती राजकुमारी, मैं कोई साधारण प्रशंसक नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने आगे दबाव डाला और पूछा कि आखिर क्या करना पड़े कि तुम हाँ कह दो। लाइना ने सोचा कि चाहे लॉर्ड की भावनाएं कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, मायने सिर्फ उसके वे वादे रखते हैं जिनसे नाका का भविष्य जुड़ा है। उसने ठान लिया कि उन वादों को खोखला नहीं होने देगी। ये रिश्ता सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि असली होना चाहिए। लाइना के मन में विचार आया कि जब तक उसका दिमाग बुखार में उलझा है वो उससे ये वादा करवाए कि वो विनाश नहीं लाएगा। लॉर्ड मुस्कुराया और कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है राजकुमारी, तुम्हें इससे क्या मिलेगा। नायिका ने महसूस किया कि उसे ये यकीन दिलाना होगा कि ये रिश्ता सच्चा और मजबूत है।
उसने मन में कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी लॉर्ड टिवाकन, और पूरे दिल से तुम्हें याद रखूंगी। ये सुनकर वो कुछ पल मौन रहा। फिर उसने उसे अपनी ओर खींचा, उसकी कमर थामी और उसे चूम लिया। उसने फुसफुसाया कि अगर मैं विनाश चाहता तो अब तक कर चुका होता। उसके बाद उसके होठों का चुंबन लंबा और गर्म था। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसका सर तकिए पर था। लॉर्ड उसके गले पर चुंबनों की बारिश कर रहा था। लायना खुद से कह रही थी कि उसे अपना होश नहीं खोना चाहिए। ये सिर्फ बुखार की बात है। उसे पता था कि जैसे ही उसका बुखार उतर जाएगा, ये जुनून भी ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल उसने तय किया कि वो इस पल को बस जी ले। फिर लॉर्ड अचानक रुक गया। उसे लगा कि अभी के लिए इतना ही काफी है। वो नहीं जानता था कि बुखार की आड़ में वो और कितना आगे जा सकता है। राजकुमारी ने अपने मंगेतर के पट्टियों से बंधे सीने पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में दुख भर आया। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना। उसने स्वीकार किया कि एक पल के लिए वो भूल गई थी कि लॉर्ड बीमार है। फिर उसने मन ही मन उसकी जल्दी सेहत पाने की दुआ की और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। गलियारे में चलते हुए वो सोचने लगी कि क्या उसने सच में वो सब कहा था, या वो सब बस बुखार की वजह से था। क्या वो अपना वादा निभाएगा? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उसके मन में था कि जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या लॉर्ड का वो गर्म जोशी भरा स्नेह और जुनून खत्म हो जाएगा? उधर सर वेरस उस पिछवाड़े वाले आंगन में घूम रहे थे जहां हमला हुआ था। चलते हुए उन्हें जमीन पर एक पत्ते के आकार वाला लॉकेट दिखा और वो ठिठक गए। वो तुरंत समझ गए कि ये किसका है। वो उसे लेकर राजकुमारी के कक्ष की ओर चल दिए ताकि उसे दिखा सकें, लेकिन रास्ते में ही राजकुमारी से टकरा गए। महारानी ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा कि इतनी रात गए तुम महल में क्या कर रहे हो? सलाहकार ने फौरन कहा, धीरे, मैं अकेला आया हूँ, लेकिन यकीन नहीं कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। फिर उसने वो पत्ते के आकार का लॉकेट उसकी हथेली पर रख दिया और पूछा, इसे पहचानती हैं? लाइना की आवाज कांपने लगी। ये तो लॉर्ड लेफ्ट का है। कमांडर ने कहा, ये वही जगह से मिला है जहां से तीर चला था। ये सुनकर राजकुमारी के दिल पर जैसे किसी ने चोट की। उसे एहसास हुआ कि उसका पुराना मंगेतर लेफ्टफेल्टर शायद वही था जिसने लॉर्ड टिवाकन पर तीर चलाया था। ये सोचकर वो संभल नहीं पाई, उसके पैर लड़खड़ा गए। सर वेरस ने उसे थामते हुए कहा कि हम ये पक्का नहीं कह सकते कि मिस्टर फेल्टर सच में जिंदा हैं। उसने अंदाजा लगाया कि शायद किसी और ने सर लेफ्ट का सामान इस्तेमाल किया हो। तभी लाइना को याद आया कि जो ताबूत लाए गए थे उन्हें अभी तक खोला नहीं गया है। उसने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगी और सीधी चापल की ओर निकल पड़ी। वहां सर वेरस ने मिस्टर फेल्टर का ताबूत खुलवाया। राजकुमारी ने देखा और कहा, हाँ, ये लेफ्ट का कवच है, लेकिन अंदर वो नहीं है। लाइना ने कहा, लगता है मेरा एक्स जिंदा है, उसने ही हमला किया है और अब छिपकर कोई छाया युद्ध शुरू कर रहा है। सलाहकार ने अनुमान लगाया कि वो शायद अपने चाचा ग्रैंड चांसलर के पास छिपा है। लाइना ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा, कम से कम वो सुरक्षित है। सेरोस ने कहा कि उससे संपर्क करो, लेकिन गुप्त रूप से। उसने सुझाव दिया कि राजकुमारी उसे एक चिट्ठी भेज दे। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दोनों ने मुड़कर देखा तो फेरमोस खड़ा था। वो शक भरी नजरों से राजकुमारी को देख रहा था और बोला, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने इशारा किया कि राजकुमारी खुद लाशें देखने आई थीं और याद दिलाया कि स्थानीय नियमों के अनुसार अंतिम संस्कार से पहले किसी को शव देखने की अनुमति नहीं है। लाइना ने शांत स्वर में कहा कि मैं बस मिस्टर फेल्टर के साथ अकेले कुछ पल बिताना चाहती थी। कल ही अंतिम संस्कार है और ये मेरा आखिरी मौका है। उसने पूछा, कोई समस्या तो नहीं? फेरमोस ने कहा, नहीं, बस ये बात लॉर्ड टिवाकन को बतानी होगी। राजकुमारी ने कहा, अब चलने का समय है और जाते जाते कहा कि वो उम्मीद करती है कि टिवाकन की सेना जल्द से जल्द उस तीरंदाज को पकड़ ले। लॉर्ड के सहायक ने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि उसकी शुभकामना कुछ बनावटी सी लगी। कमरे से निकलने के बाद सर वेरस ने हल्के से पूछा कि अब इस नए विवाह के साथ आगे क्या होने वाला है। ये सवाल सुनते ही लाइना गहरे विचारों में खो गई। उसे एहसास हुआ कि वो अपने पुराने प्रेम लेफ्डू और लॉर्ड के प्रति उठी नई भावना के बीच उलझ गई है। उसे पता था कि फेल्टर परिवार अपने उत्तराधिकारी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन लॉर्ड टिवाकन उन्हें खत्म करने से भी पीछे नहीं हटेगा। लाइना नहीं समझ पा रही थी कि उसे अपने दिल की सुननी चाहिए और पुराने मंगेतर के साथ रहना चाहिए, या फिर टिवाकन के आगे झुककर नॉक के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। वो इतनी सोच में डूब गई कि अचानक जोर से बोल पड़ी कि उन्हें
तुरंत कुछ करना होगा। सर वेरस ने पूछा, आप किस बारे में कह रही हैं? और वो दोनों तुरंत कुछ बहाना बनाने लगे कि उन्हें मृत सैनिकों से जुड़ी रिपोर्ट चाहिए। उसने कहा कि वो सीधा लॉर्ड से मिलना चाहती है, लेकिन ठिठक गई जब सलाहकार ने कहा कि लॉर्ड को शक हो सकता है। उधर फेरमोस ने अपने लॉर्ड को बताया कि उन्हें धोखा दिया गया है, लेव फेल्टर वो नहीं था जो मरा है। उसने जोड़ा कि हेलमेट और आरसाक के नाइट कमांडर के कवच में मेल नहीं था, मानो जल्दबाजी में गलत बदल दिया गया हो। लॉर्ड ने कहा कि शायद राजकुमारी का पूर्व मंगेतर भागने के बजाय किसी तरह महल में घुस गया है। लॉर्ड के सहायक ने कहा कि सर फेल्टर तो पहले ही खत्म हो चुका था और कहा कि लड़ाई खत्म होने के बाद दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। लॉर्ड ने सोचा कि लेफ्ट यहाँ किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि राजकुमारी की गुप्त मदद के लिए है। फेरमोस ने पूछा, सच में क्या लॉर्ड को लगता है कि वो आदमी जो अब भी जिंदा है वो अपनी एक्स के साथ भागने की कोशिश कर रहा है? उसने कहा कि ये लगभग नामुमकिन है। देखिए वो अपनी मातृभूमि के हित की रक्षा कितनी दृढ़ता से करती है। उसने पूछा, क्या लॉर्ड सच में सोचते हैं कि लेफ्ट ने ही हमला किया था? उसने कहा कि लेफ्ट एक बेहतरीन धनुर्धर है, वो आरसाक नाइट्स का कमांडर था। और ये भी जोड़ा कि ये संभव नहीं कि उसने लॉर्ड को नुकसान पहुंचाया हो। वो कोई ऐसा आदमी नहीं जिसे एक सामान्य तीर गिरा दे। उसने हंसते हुए कहा, ये तो लगभग नामुमकिन है जब तक कि लॉर्ड खुद ही मूर्खता में तीर की राह में न खड़े हो गए हों। लेकिन लॉर्ड खामोश रहे। तब फेरमोस चिल्लाया कि ये बेहुदा है, लॉर्ड को अपना दिमाग खोना पड़ा होगा जो अपनी जान विज्ञान के लिए दांव पर लगा दी। उसके सहायक ने शिकायत की कि वो अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं, अब ठीक होने में बहुत समय लगेगा। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमारी का पुराना मंगेतर इतना नीच निकलेगा जो खुद अपनी महारानी पर निशाना साधेगा। फेरमोस ये सुनकर हैरान रह गया कि लॉर्ड सिर्फ एक तीर की वजह से इतना परेशान हो गया जो लगभग लाइना आरसाक को छू ही गया था। जाहिर है कुछ दिन पहले लॉर्ड डिवाकन ने कहा था कि वो राजकुमारी को विज्ञान के अध्ययन के लिए चाहता है। फेरमोस ने सोचा शायद लॉर्ड डर रहा है कि राजकुमारी अभी भी किसी काम की है और अगर वो मर गई तो ये बुरी खबर होगी। उसने कहा, लेकिन ये भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि राजकुमारी को जब तक शव नहीं देखा तब तक वो अपने पूर्व मंगेतर को मरा हुआ मानती रही। लेकिन अब ये भी संभावना है कि वो खुद इस सब में शामिल हो। क्यों ना पूरे फेल्टरपॉट खानदान को ही मिटा दे, आखिर उन्होंने ही राजकुमारी से संपर्क किया था। तभी लॉर्ड टिवाकन को याद आया जब लाइना ने विनती की थी कि विज्ञान को नष्ट मत करना। उसने कसम खाई थी कि वो सच्चे मन से उसका शोक मनाएगी। लॉर्ड ने फेरमोस को आदेश दिया कि अभी के लिए रुक जाओ, राजकुमारी की असली नीयत जल्द ही सामने आ जाएगी। फेरमोस ने हामी भरी लेकिन कहा कि वो नजर रखेगा और खोज को महल की दीवारों के अंदर तक बढ़ाएगा। लॉर्ड टिवाकन ने उसे सतर्क रहने को कहा और भेज दिया। अब अकेला रह गया लॉर्ड अपने घायल कंधे पर हाथ फेरने लगा जो अब भी दर्द से धड़क रहा था। उसे राजकुमारी की वो डरी हुई सूरत याद आई जो डर के मारे कांप रही थी और वो सोचने लगा कि ऐसा घटिया आदमी लेफिट कभी उसका प्रेमी कैसे बन गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि लेफिट को वो जरूर मारेगा। उधर लाइना महल के गलियारे में अपनी सुबह की काली पोशाक में चल रही थी। चलते चलते वो कई बार ठोकर खा गई। उसने बहुत वजन खो दिया था और वो ढीली ड्रेस उसके पैरों में उलझ रही थी। उसे पता था कि वो अभी नई काली ड्रेस नहीं खरीद सकती और ये सोचकर वो उदास हो गई कि जल्द ही उसकी अलमारी में कोई ठीक से फिट होने वाला अच्छा कपड़ा नहीं बचेगा। राजकुमारी ने सोचा अगर लॉर्ड टिवाकन ने उसे इस हाल में देखा तो क्या वो अब भी उसमें दिलचस्पी रखेगा। फिर खुद को डांटा कि वो क्या सोच रही है। उसने तय किया कि उसे अपने रूप से लॉर्ड का ध्यान नहीं खींचना चाहिए। जैसे ही वो उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंची जहां घायल लॉर्ड लेटा था, उसके मन में सवाल उठा कि क्या वो सहज रह पाएगी जबकि उसे पता है कि लेफिट कब भी जिंदा है। उसे ये भी याद आया कि क्या लॉर्ड को वो गर्मजोशी भरी रात याद होगी जो उन्होंने साझा की थी और वे वादे जो उसने किए थे। लाइना जानती थी कि उससे बात करते हुए उसके गाल लाल पड़ जाएंगे, लेकिन उसने खुद को संयत करने का निश्चय किया। आखिर वो हमेशा के लिए अपने मंगेतर से नहीं बच सकती, उसे अभी से खुद को शांत रखना होगा। लाइना ने दरवाजे पर दस्तक दी और जोर से कहा, शुभ प्रभात मेरे लॉर्ड, क्या आप जाग गए हैं? कोई जवाब नहीं आया। उसने राहत की सांस ली कि घायल आदमी अभी सो रहा है और तय किया कि ट्रे को दरवाजे के बाहर ही रख देगी। वो उसे नीचे रख ही रही थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुला और लॉर्ड खुद सामने आ गए। क्या मैंने अपने अचानक आने से तुम्हें डरा दिया? लाइना ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको यूं बाहर नहीं आना चाहिए था, आपको आराम करना चाहिए। उसने बताया कि वो ट्रे इसलिए लाई थी ताकि उन्हें अपने घायल हाथ का इस्तेमाल न करना पड़े। लॉर्ड ने कहा, वो ट्रे ले लेंगे। राजकुमारी ने कहा, ये भारी नहीं है, आप अपने कंधे का ध्यान रखें।
तब उसने पूछा, क्या उसकी मंगेतर वाकई उसकी तबीयत की इतनी परवाह करती है? लायना ने जवाब दिया कि जाहिर है मैं अपने दूल्हे की चिंता कर रही हूँ। तो उसने कहा कि वो भी चिंतित है। लायना चौंकी और बोली, लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूँ। लॉर्ड ने कहा, मेरा मतलब तुम्हारी ड्रेस से है। कमरे में मौजूद फेरमोस ने बोल पड़ा, लगता है महारानी के पास सिर्फ यही सुबह वाली पोशाक है। ये सुनकर लायना घबरा गई और शब्दों की कमी में अटक गई। फिर बोली, मेरे पास कुछ और काली ड्रेस हैं, लेकिन वे साइंस विंग नहीं है। फेरमोस ने अपनी गलती समझते हुए माफी मांगी और कहा, क्या राजकुमारी को यही कपड़ा पहनना पड़ा? राजकुमारी शर्म से जलने लगी। उसे एहसास था कि ड्रेस ढीली और फीकी दिख रही है, लेकिन उसने तर्क दिया कि जब खुद लॉर्ड आधे कपड़ों में है तो वो उसकी आलोचना नहीं कर सकते। उसने कहा, परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार तक काला पहनना होता है और नई ड्रेस का ऑर्डर देने का समय नहीं मिला। लॉर्ड के सहायक ने फिर माफी मांगी और हकलाते हुए पूछा, क्या वो सच में 3 दिन तक यही पहनेंगी? लायना ने पलटकर पूछा, क्या मेरी सुबह की पोशाक में कोई समस्या है या ये लॉर्ड टिवाकन के मानकों पर खरी नहीं उतरती? फेरमोस मन ही मन झुंझला गया कि ये राजकुमारी सिर्फ नौक के बारे में ही सोचती है। फिर भी उसे लगा कि उसने ये ड्रेस दिखावे के लिए नहीं पहनी, और वैसे भी लॉर्ड कोई ऐसा नहीं जो ऐसी बातों में फंसे। लेकिन फिर भी उसे लगा कि ड्रेस के कुछ हिस्से बहुत खुलने हैं जो उसके लॉर्ड को नहीं देखने चाहिए। तभी लॉर्ड ने गुस्से में अपने अधीनस्थ पर चिल्लाया कि तुरंत चुप रहो। अगर ये ड्रेस तुम्हें पसंद नहीं तो या तो आंखें बंद कर लो या कमरे से निकल जाओ। फेरमोस बार बार माफी मांगता हुआ बाहर चला गया और जाते जाते राजकुमारी से कहा कि वो लॉर्ड का ध्यान रखे। अब जब वो और लॉर्ड अकेले थे, लायना सोचने लगी कि क्या वो सच में इतनी बुरी दिख रही थी। फिर सोचा कि अगर उसका वजन थोड़ा बढ़ जाए तो ये ड्रेस ठीक लगेगी, लेकिन फिर खुद को रोका और पूछा, क्या मैं सच में उस आदमी के लिए अच्छी दिखना चाहती हूँ जिसने नौक की शांति को बर्बाद किया? उसने अपने सारे विचार झटक दिए और याद किया कि वो यहाँ क्यों आई थी। उसने पूछा, क्या लॉर्ड पहले नाश्ता करना चाहेंगे या पट्टियां बदलवाना? लॉर्ड ने कहा, पहले पट्टियां बदलो। उस पल लायना को खुशी हुई कि लॉर्ड का बुखार उतर गया है और उसकी आंखों में फिर वही तेज नजरें लौट आई हैं जैसी पहली बार मिलने पर थीं। पर उसे दुख हुआ कि लॉर्ड का चेहरा फिर वैसा ही ठंडा और भावहीन हो गया था जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। उसकी आंखों की वो जंगली चमक गायब थी, जिससे लगता था कि वो अब उस रात की गर्मजोशी और किए गए वादे भूल चुका है। लायना ने पट्टियां उठाईं, लेकिन देखा कि वे बिल्कुल साफ हैं, जैसे किसी ने अभी अभी बदली हों। उसे समझ आ गया कि डॉक्टर सुबह ही आकर जा चुका है और अब नई ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है। लॉर्ड टिवाकन ने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसकी दुल्हन उसे छू सकती है तो उसे ही घाव पर पट्टियां बदलनी चाहिए। लायना ने सहमति जताई और मन ही मन सोचा कि उसने कल की बात क्यों छेड़ी। इसका मतलब लॉर्ड को वो रात याद थी, यानी उसे अपने किए वादे भी याद थे, लेकिन क्या वो उन्हें निभाएगा? ये सोचते ही लायना का मन भारी हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब उसे भी अपने वादे पूरे करने होंगे। उसे ये बात अजीब लगी कि अगर पट्टियां अभी अभी बदली गई हैं तो लॉर्ड को फिर से क्यों बदलवानी है। उसने बिना विरोध किए सिर झुकाया और आज्ञा मान ली। उधर लेफिट अपने चाचा के किले की खिड़की से बाहर देखते हुए बार बार अपनी प्रेमिका का नाम बुदबुदा रहा था, मानो कह रहा हो, थोड़ी देर और रुक जाना। लायना जब घाव पर पट्टी बांध रही थी तो उसे याद आया कि लेफिट के शरीर पर भी ऐसे ही निशान थे, जो घोड़े की तेज सवारी में शाखाओं से लगे खरोचों के थे। उसके मन में एक दृश्य कौन था जब मैडम फ्लेम्बे लॉर्ड का जख्म बांध रही थी और लॉर्ड ने उसका हाथ थाम रखा था। वो दर्द से बच्चे की तरह शिकायत कर रहा था और उससे हाथ न छोड़ने की गुजारिश कर रहा था। लायना जानती थी कि उसके पास बहुत काम है, लेकिन उसका मंगेतर उसका हाथ छोड़ने वाला नहीं था। उनके साथ बिताए समय में लायना ने 1000 बार सपना देखा था कि वो लेफिट से कहे कि उसे जाने दे। किसी ने नहीं सोचा था कि हालात ऐसे होंगे कि अब वही राजकुमारी खुद लॉर्ड टिवाकन के घाव पर पट्टी बांध रही है। लॉर्ड ने पूछा, क्या राजकुमारी ने सब कुछ देख लिया? वो उसका मतलब नहीं समझी। तब उसने स्पष्ट किया कि क्या उसने लाशें देखीं? लायना ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो कल प्रार्थना गृह में थी, क्योंकि उसे मारे गए सैनिकों का सम्मान करना जरूरी लगा। लॉर्ड ने उसे झूठ में नहीं पकड़ा, बल्कि उसका चेहरा थामते हुए कहा कि वो उसके वादे से जुड़ी एक बात साफ करना चाहता है। उसने याद दिलाया कि राजकुमारी की मुलाकात निरीक्षण के दौरान फेरोज से हुई थी, जो अपनी ड्यूटी के कारण हर बात लॉर्ड को बताने के लिए बाध्य है। लायना समझ गई कि लॉर्ड को पता चल गया है कि आर्सका नाइट्स के कमांडर के कवच में जो शव मिला वो सर लेफिट का नहीं था। लॉर्ड ने कहा कि वो चाहता है कि उनका विवाह ईमानदारी और सच्चाई से हो। लायना समझ गई कि वो उसके गाल को प्यार से नहीं बल्कि चेतावनी के तौर पर छू रहा है।
उसने कहा कि वो भी अब पुरानी बातों को पीछे छोड़ना चाहती है और सब रिश्तों को धूल में मिला देना चाहती है। उसे एहसास हुआ कि अगर वो अपने पुराने प्रेमी का साथ देगी तो ये एक डूबता जहाज होगा और विज्ञान का अंत हो जाएगा। उसका निर्णय स्पष्ट था। उसी क्षण लॉर्ड टिवाकन ने उसे अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर चुंबन रख दिया। लायना ने भी मन बना लिया कि वो लॉर्ड का प्रस्ताव स्वीकार करेगी। लॉर्ड ने हुए कहा उसने नहीं सोचा था कि वो अपनी निष्ठा इस तरह दिखाएगा, लेकिन उसे ये अच्छा लगा। वो कुछ उसके कपड़ों के बारे में कहने ही वाला था कि लायना ने रोकते हुए कहा, पट्टियां बदल चुकी हैं। तभी उसका हाथ गलती से उसके घायल कंधे से छू गया और उसने तुरंत माफी मांगी कि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। लॉर्ड ने कहा, कोई बात नहीं, उसने कुछ महसूस भी नहीं किया, बल्कि ये उसकी गलती थी जो वो उस पल में बह गया था। लायना ने देखा कि उसके होंठ कल की तरह फिर से लाल और सूजे हुए थे। उसने मन ही मन सोचा कि लॉर्ड टिवाकन सबसे आकर्षक तब लगता है जब उसकी आंखों में आग सी चमक हो। वो चाहती थी कि वो हमेशा उसे उसी नजर से देखे। तभी उसने खुद को डांटा कि ये गंदी बातें क्या सोच रही है। उसने तुरंत दूरी बनाई और कहा कि वो नाश्ता खुद कर सकता है। उसने उसे जल्द ठीक होने की शुभकामना दी और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ घंटे बाद राजकुमारी के कक्ष में सर वेरा ने कहा कि अब फेल्टर परिवार से मिलने जाना बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि इससे शक पैदा हो गया है। लाइना ने कहा कि वो दर्जन भर कारण बता सकती है कि उसे ग्रैंड चांसलर से क्यों मिलना है। सलाहकार ने कहा कि अगर लॉर्ड टिवाकन को पता चला कि उसकी दुल्हन अपने पुराने प्रेमी के परिवार से मिलने गई है तो ये बात अच्छी नहीं होगी। लाइना ने कहा, अब चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉर्ड टिवाकन को पहले ही पता है कि मिस्टर फेल्टर जिंदा हैं। उस व्यक्ति ने कहा, यह नामुमकिन है, क्योंकि न तो कमांडर और न ही उसके सैनिकों ने कभी सर लेफिट को देखा था। तब राजकुमारी ने बताया कि उन्होंने ये इसलिए जाना क्योंकि उन्हें हेलमेट और कवच में असमानता मिली थी। सर वेरा ने कहा कि लॉर्ड टिवाकन और उसका सहायक बहुत चालाक लोग हैं। उनके असली इरादे कोई नहीं समझ सकता। राजकुमारी ने कहा कि उसे हर शब्द याद है जो लॉर्ड ने कहा था जब उसने उसके सामने खून से सना हुआ अपने दुल्हन का तलवार रखा था। उसे लगा कि शायद लॉर्ड शुरू से ही सब जानता था। लाइना ने निष्कर्ष निकाला कि सर वेरा सही है। लॉर्ड एक चालाक और संदेहपूर्ण शख्स है। उसने स्पष्ट किया कि एक अजेय सेना के कमांडर के लिए रहस्य रखना पूरी तरह सामान्य है। उसकी यादों में उनकी एक रात की घटना भी ताजा हो गई। तब उन्हें लगा था कि लॉर्ड की ताकत उतनी अनंत नहीं है जितनी दिखती थी। उसने ठान लिया कि वो सतर्क रहेगी और कभी अपनी सुरक्षा ढीली नहीं छोड़ेगी। सर वेरा ने पूछा कि फेल्टर परिवार से मिलने का असली कारण क्या है। लाइना ने कहा कि उसने तय किया है कि फेल्टर परिवार को समझाना है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए। सलाहकार ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन उसने रोकते हुए कहा कि अगर उसने लॉर्ड के बारे में सब सच बता दिया तो शायद वो परिवार को रोक सके। उसने वादा किया कि ये नाका और लेफिट दोनों के लिए बेहतर होगा। आदमी ने चेतावनी दी कि इसके लिए उसे बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। लड़की ने नोट किया कि लॉर्ड टिवाकन हमेशा फेल्टर परिवार के प्रति उदार रहे हैं, लेकिन अब वो पूरे परिवार को नष्ट करने जा रहे हैं। राजकुमारी ने कहा कि लिंडन फेल्टर और उसका पूरा परिवार कभी पीछे नहीं हटेगा, इसलिए वे इस बेकार युद्ध को रोकना चाहते हैं। सर वेरा ने चेतावनी दी कि इसका मतलब है कि राजकुमारी फिर कभी जंगली लोगों की पकड़ से बच नहीं पाएगी। राजकुमारी ने कहा कि वो ये अच्छी तरह जानती है, लेकिन उसे कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी मैडम फ्लम्बे धमाके की तरह आई, यात्रा के लिए एक चोगा लेकर, और राजकुमारी को देखकर चिल्ला पड़ी। उसने पूछा कि क्या राजकुमारी सच में अगले 3 दिन उस भयानक ड्रेस में शोक मनाने वाली है। लाइना ने मानसिक रूप से नोट किया कि उसकी सुंदरता पर 3 हरी चोट ने उसके आत्मसम्मान को गंभीर नुकसान पहुंचाया। लड़की ने कहा कि उसे पता है ड्रेस भद्दी दिख रही है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं, उसके पास और कोई काले कपड़े नहीं हैं। मैडम फ्लम्बे ने कहा कि ये बिल्कुल उल्टा है, ये बहुत ही खुला और आकर्षक है। महिला ने याद दिलाया कि राजकुमारी ने ये ड्रेस आखिरी बार 5 साल पहले पहना था। तब से उसने बढ़त हासिल की है और हाल के महीनों में वजन कम किया है। उसने बताया कि उसकी मॉर्निंग ड्रेस नवविवाहितों की पहली शादी की रात जैसी लग रही है। नानी ने निष्कर्ष निकाला कि ड्रेस उसके शरीर को बहुत ज्यादा दिखाती है और कल्पना करना डरावना है कि राजकुमारी जंगली लोगों के सामने ऐसी कैसी दिखेगी। मैडम फ्लम्बे को सबसे ज्यादा डर था कि टिवाकना की सेना का कमांडर उस पर लगातार निगाह रखेगा, जैसे उसे निगल जाना चाहता हो। सर वेरोस को भी इसका हिस्सा मिला। मैडम फ्लम्बे गुस्से में थी कि उसने राजकुमारी के साथ इतना समय क्यों बिताया और एक शब्द तक नहीं कहा। उसने जवाब दिया कि राजकुमारी हमेशा शानदार लगती है। नौकरानी ने नाराजगी में फूंक मारते हुए कहा कि आप और क्या उम्मीद कर सकते थे। राजकुमारी ने फेल्टर परिवार के किले की ओर अलग ड्रेस में कदम रखा।
इसलिए नानी ने घोषणा की कि वो उसे खुला कपड़ा पहनने नहीं देगी। मैडम फ्लम्बे ने लगभग राजकुमारी को बदलने पर मजबूर कर दिया। लायना ने सोचा कि क्या लॉर्ड टिवाकाना को लगा कि उसने जानबूझकर इतनी खुली ड्रेस पहनी है। उसने इधर उधर देखा और पास में कई टिवाकान सैनिक देखे। सर्वेरोस ने समझाया कि वे हमलावर की खोज में हर जगह तलाश कर रहे हैं। लायना ने मानसिक रूप से नोट किया कि यह बहाना पूरे आरसक किले की तलाशी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे समय में वो अनायास सोचती है कि क्या हमला मंचित था। सलाहकार ने बताया कि अगर लॉर्ड मारा गया होता तो सब कुछ पूरी तरह अलग होता। राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया। उसे लगा कि उस स्थिति में निका के सभी निवासी पहले ही मर चुके होते। टिवाकाना की सेना बिना हिचकिचाए पलटवार कर देती। सर्वेरोस फेल्टर एस्टेट पर पहुंचे और द्वार खोलने का आदेश दिया। राजकुमारी लायना हाउस आरसाक की उत्तराधिकारी पहुंच चुकी थी। लिंडन मुस्कुराया और सोचा कि क्या उनकी उच्चता इतनी दूर सिर्फ ये बुरी खबर खुद देने आई हैं। उसने ग्रैंड चांसलर के चेहरे पर शोक का कोई निशान नहीं देखा। इसका मतलब था कि उसे पता था उसका भतीजा जिंदा और सुरक्षित है। राजकुमारी ने कहा कि वो दूसरा संदेश देने आई है जिसमें अच्छी खबर है। उसने घोषणा की कि लॉर्ड टिवाकाना से शादी 10 दिन में होगी और जोर दिया कि फेल्टर परिवार को इसमें शामिल होना चाहिए। बड़े परिवार का वहां होना सार्वजनिक रूप से उनके गठबंधन को दिखाएगा। लिंडन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या उनकी उच्चता सच में सोचती है कि फेल्टर परिवार अपने दुश्मन की शादी में शामिल होना चाहेगा? उसने कहा कि राजकुमारी पागल हो गई हैं, यह साबित करने के लिए कि उन्होंने एक जंगली से शादी स्वीकार की। लायना ने पलटकर कहा कि मना करना असली पागलपन होता। उसने कहा कि बुरी खबर दे दी गई और मुड़कर जाने लगी। अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए लिंडन ने पूछा कि क्या राजकुमारी नहीं सोचती कि उसे अपने मृत मंगेतर का बदला लेना चाहिए, उसका सिर काट देना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। उसने सोचा कि क्या इतनी सुंदर दिमाग वाली लड़की स्थिति को समझ ही नहीं पा रही। उनकी उच्चता ने ग्रैंड चांसलर को उसकी भाषा पर ध्यान देने के लिए सख्त समय दिया। उसने जोड़ा कि नागा सैनिक अपनी जान दे देते हैं जबकि टिवाकाना के भाड़े के लोग छाया में छिपते हैं। उसने राजकुमारी से कहा कि वो दिखावा बंद करे कि उसने सिर्फ नागा के लिए जंगली लोगों की तरफ झुकाव दिखाया। लिंडन ने अनुमान लगाया कि राजकुमारी कभी अपने भतीजे से प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ उसे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। जब लिंडन ने लड़की को एक बेकार और सस्ती शरीर वाली बताया, उसके भावनाएं फूट पड़ी। उसने एक फूलदान उठाया और पूरी ताकत से फर्श पर तोड़ दिया और उसे लगा कि राजकुमारी का रवैया खराब है। उसने कहा कि उसे बताओ कि अगर वो अभी भी नागा की रक्षा करना चाहती है तो उसे बदला भूलकर बस चली जाना चाहिए। लिंडन ने नोट किया कि पिछले कुछ वर्षों में लड़की बदल गई है, अब साहसिक है लेकिन फिर भी वही बेकार की कीड़ा। राजकुमारी पर ताने कसते हुए उसने कहा कि चाहो तो जितना बोल लो, लेकिन इससे कुछ बदल नहीं जाएगा। लियाना ने धीरे से कहा कि वो अब तक बहुत नरम रही है। जब उसने वो फूलदान फेंका था तो उसे फर्श पर नहीं बल्कि लिंडन के सिर पर निशाना लगाना चाहिए था। उस आदमी ने कहा कि अगर तुम्हें इतना गुस्सा दिखाना है तो जाकर उन बर्बर लोगों पर निकालो, मेरे घर में नहीं। फिर उसने ताना मारते हुए कहा कि अगर उसमें सच में हिम्मत है तो साबित करे जब कोई उसकी कमजोरी पर वार करे। तभी राजकुमारी चिल्लाई कि अब चुप रहो। उसी वक्त सर अंदर आए और अपने चाचा से कहा कि अब ये अपमान बंद करें। इससे लिंडन और गुस्से में आ गया। उसने पूछा कि जब उसे साफ मना किया गया था तो ये बीच में क्यों आया। लड़के ने कहा कि वो चुप नहीं रह सकता जबकि एक फेल्टर उत्तराधिकारी होते हुए अपनी राजकुमारी का अपमान सुन रहा हो। लिंडन ने उसे शांत रहने को कहा। उसने बताया कि आरसाक परिवार अब उनके खिलाफ हो चुका है, लेकिन लेफिट ने अपने चाचा से थोड़ी देर अकेले बात करने की विनती की। लिंडन ने सिर हिलाया और बाहर चला गया, सोचते हुए कि यह लड़का कितना मूर्ख है, कोई औरत इतनी परेशानी के लायक। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लेफिट ने तुरंत लियाना को गले लगा लिया। उसका आलिंगन बहुत कसकर था। वो बार बार राजकुमारी का नाम ले रहा था और विनती कर रहा था कि बस थोड़ा और सब्र करो। लियाना का दिल उसके कांपते स्वर से भर आया। वो समझ गई कि उसे बस आखिरी अलविदा कहना है। लेफिट बड़बड़ाता रहा कि उसने उसे निराश किया, अपना वादा नहीं निभा पाया, शार्क राज्य ने मदद नहीं की। लियाना ने कहा कि अब उसे तुरंत भाग जाना चाहिए, जबकि लॉर्ड टिवाकान अभी भी चुप बैठा है। लॉर्ड फेल्टर को नाका से तुरंत निकलना होगा। लेफिट ने पूछा, क्या वो सच में चाहती है कि वो अकेला भागे? उसने कहा, यही एक रास्ता है जिससे सबकी जान बच सकती है। लेफिट ने पूछा, उसका असली प्लान क्या है? लियाना ने कहा कि उसके लिए नाका सब कुछ है, इसलिए वो लॉर्ड टिवाकान से शादी कर रही है। अचानक लेफिट भड़क उठा, कहा कि तुम मुझे छोड़कर नाका की रक्षा नहीं कर सकती। लियाना ने जवाब दिया, यही सबसे समझदारी भरा कदम है।
हमारे परिवार तिवाकान का सामना नहीं कर सकते। उसने राजकुमारी को पकड़ लिया और चिल्लाने लगा कि तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो, सब कुछ उन बर्बरों को दे रही हो और खुद को भी। लियाना ने उससे रुकने की विनती की।